अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा, कल के लेक्चर में हमने अपना पहला टॉपिक कवर किया था, जो कि आपका इंडो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का, फिजिक्स की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस। तो हमारे पास टोटल 5 टॉपिक्स हैं चैप्टर के अंदर, जिसमें से हमने पहला टॉपिक कल के लेक्चर में कवर किया था। और आज लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम अपने 2 टॉपिक्स कवर करेंगे: कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट एंड रोल ऑफ फिजिक्स इन आवर सोसाइटी। ये 2 टॉपिक्स हैं जो आज के लेक्चर में हमारे कवर होंगे। तो अपने पहले लेक्चर की तरफ चलते हैं, पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। देखिए बेटा, फिजिक्स में आप लोगों के पास 3 मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन आती है, जिसमें से पहले साइंटिस्ट जो हैं वो हैं इब्नुल हैशम। ही वाज बोर्न इन अ सिटी बसरा, a city of Iraq. इराक के एक शहर वो बसरा में उनकी पैदाइश हुई। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। तो बेटा, इनका सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, बल्कि इनका मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर एक बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर फिजिक्स का लेक्चर है और हम फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो हम इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ फिजिक्स तक रखेंगे। तो इनकी जो पहली कंट्रीब्यूशन है वो है आपके पास: ही वॉज द फर्स्ट मैन हु डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस एंड ट्रांसपेरेंट बॉडीज। ये वो पहले इंसान हैं जिन्होंने जो है वो ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज और ट्रांसपेरेंट बॉडीज के दरमियान में फर्क बताया। तो बेटा, ल्यूमिनस बॉडीज सबसे पहले कौन सी होती हैं? वो बॉडीज जो चमकती हैं, जिनकी अपनी लाइट होती है। जैसे कि आपके पास सूरज है, जिसकी अपनी लाइट है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। डायमंड है, हीरा जिसको कहते हैं, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसकी अपनी ओन लाइट होती है। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं? जिनकी लाइट नहीं होती, बल्कि वो किसी दूसरे की लाइट की वजह से चमकते हैं, अदरवाइज उनकी अपनी ओन लाइट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबड़ और हमारी अपनी बॉडी, ये सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो बॉडीज जो आर पार, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो इन्होंने इन बॉडीज के दरमियान में फर्क बताया। सेकंड कंट्रीब्यूशन इनकी: ही आल्सो गिव द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ आईज। कि उन्होंने आई के स्ट्रक्चर के बारे में बताया और किस तरीके से आई काम करती है और किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है, उसके बारे में बताया। अब इससे जो है वो हमें काफ़ी हेल्प मिली आई से रिलेट डिसीजेस को क्योर करने में। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि आंखों से रिलेट होती हैं, मतलब नज़र का ख़राब होना, दूर का नज़र नहीं आना, ठीक से करीब का नज़र नहीं आना, आंखों के सामने इमेज का ब्लर हो जाना, मुख्तलिफ किस्म की डिसीजेस होती हैं आई की। तो अगर हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता आई का और हमें उसका वर्किंग प्रोसेस ही नहीं पता होता, तो जाहिर सी बात है हम इन डिसीज का क्योर नहीं कर सकते थे, जिनका क्योर अब हमारे पास मौजूद है। तो ये उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से है। ही गेव अस मैनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रोट मैनी बुक्स अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके अलावा इनकी एक मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो लाइट के लॉस के हिसाब से, के मुताबिक है, कि उन्होंने लाइट के लॉस बताए कि किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट की स्पीड क्या होती है। इस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ लाइट के लॉज बताए और उनके बारे में अपनी थ्योरीज के अंदर और अपने वर्क के अंदर जो है वो बताया। He also first time gave the idea that whenever the ray of light is incident on an object, some of the incident rays are reflected from the object and enter the eyes. Consequently, the object becomes visible to the eyes, which is accepted the scientific view. अच्छा, इन्होंने पहली दफा आई का फंक्शन बताया कि हमारी आंखें वर्क कैसे करती हैं। देखें, अगर आप, आई होप अगर आपको कुछ याद हो तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम लोग देखते कैसे हैं। तो देखें बेटा, जब भी कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर टकराती है, तो उस लाइट का कुछ हिस्सा, नॉट पूरी लाइट, कुछ हिस्सा, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट टकरा रही है तो उसका 20% हिस्सा, 30% पार्ट जो है वो हमारी आंखों में पड़ता है। इस वजह से उसका जो हिस्सा हमारी आंखों में पड़ता है वो हिस्सा हमें नजर आ जाता है, ठीक है, और हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल होना नजर आ जाता है। तो ये उन्होंने पहली दफा बताया अपने थ्योरीज के अंदर और अपने वर्क के अंदर
कि हम ऑब्जेक्ट को देखने के काबिल कैसे होते हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं जिनकी रोशनी हमारी आंखों में पड़े, जिनकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़े। यही वजह है कि हमें अंधेरे में ऑब्जेक्ट नजर नहीं आते, क्योंकि जब डार्कनेस होती है तो लाइट की रिफ्लेक्शन होती ही नहीं है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अगर वो ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्शन ही नहीं होगी तो वो हमारी आंखों में भी नहीं पड़ती, जिसकी वजह से हमें हमारी विजिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं अल-बैरूनी। ये भी एक मशहूर फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट है। He was born in Beirut, a small town of Afghanistan. He wrote many books on various subjects like physics, mathematics, culture, astronomy, etc. तो अल बैरूनी भी एक फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट भी थे, और इसके अलावा वो एक फेमस ट्रैवलर भी थे। यानी वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते थे और दुनिया के बारे में मुख्तलिफ किस्म का जो भी मटेरियल उनको मिलता वो अपनी किताबों में जमा करते। तो उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी भी है कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों को डिस्कवर किया जो पहले डिस्कवर नहीं हुई थी, मुख्तलिफ कंट्रीज़ का, मुख्तलिफ सिटीज़ का इन्वायरमेंट डिस्कस किया, उनका एटमॉस्फेयर के बारे में बताया। तो यहाँ पर हम उनकी फिजिक्स की कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने फिजिक्स के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन की। He discussed in detail about the movement of sun, moon and other planets. अच्छा, पहली दफ़ा उन्होंने जो है वो डिटेल में डिस्कस किया कि सूरज, चांद और दूसरे प्लैनेट्स मूव करते हैं, और वो किस तरीके से मूव करते हैं कि सूरज के गिर्द जो है वो सारे स्टार्स जितने भी प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो उनकी मूवमेंट के बारे में बताया। मुख्तलिफ मेटल्स की डेंसिटीज के बारे में बताया। डेंसिटीज क्या होती हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। एक ऑब्जेक्ट का कितना मास है और वो अपने मास के हिसाब से कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। तो उन्होंने मुख्तलिफ मेटल्स की डेंसिटीज के बारे में बताया कि एक मेटल की डेंसिटी कितनी होती है, दूसरे मेटल की डेंसिटी कितनी होती है। तो मेटल की डेंसिटी पता करने के बाद हमें मेटल के स्ट्रक्चर को, मेटल के नेचर को डिस्कस करने में काफ़ी हेल्प मिली कि हम कौन सा मेटल किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप आयरन है, उसको हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉपर को हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो उसको हम वायरिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के तौर पर। आयरन को हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हर मेटल जिसको हम अलग अलग पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, और एक मेटल किस पर्पस के लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा, वो ये हमें उनकी डेंसिटीज और उनके नेचर से पता लगता है। He gave an idea that the earth is floating in the sky like a ship in the water. अच्छा, अब पहले के अल बैरूनी से पहले मुख्तलिफ साइंटिस्ट और ने भी अर्थ के ऊपर रिसर्च की थी, लेकिन लोगों ने उनकी थ्योरीज को एक्सेप्ट नहीं किया। और पहले ये कॉन्सेप्ट था कि अर्थ रुकी हुई है अपनी जगह पर और सूरज मूव करता है जमीन के गिर्द। अल बैरूनी ने जो है वो अपने थ्योरीज के अंदर बताया कि अर्थ जो है वो रुकी भी नहीं है, बल्कि अर्थ जो है वो आसमान पर फ्लोट कर रही है। ठीक है, और उसकी फ्लोटिंग की वजह से, उसकी मूवमेंट की वजह से डेज एंड नाइट्स में चेंजेस आती है, और दिन और रात बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, एनवायरनमेंट चेंज होते हैं। तो ये उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा he also awarded that he was the first who said that the velocity of light is more than the velocity of sound. आप वो पहले इंसान थे जिन्होंने बताया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है, क्योंकि पहले लोगों को इन दोनों वेलोसिटीज़ के बारे में फ़र्क नहीं पता था। तो उन्होंने जो है वो ये चीज़ बताई कि लाइट की आवाज़ रफ्तार, सॉरी, लाइट की जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो आवाज़ के मुकाबले में बहुत तेज़ होती है। बाद में इनकी इस थ्योरी को आइंस्टाइन ने भी कंफर्म किया, और उसने जो लाइट की स्पीड कैलकुलेट करी तो वो बहुत ज्यादा निकली साउंड के मुकाबले में। तो ये अल-बैरूनी के कंट्रीब्यूशन हो गई। अब इसके बाद आपके पास आते हैं मोहम्मद इब्न मूसा ख्वारिज़मी। तो अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, ये इनका पूरा नाम है, वाज बोर्न इन 850 AD एट ख्वारिज़म, कहवा, अ टाउन साउथ ऑफ रिवर ऑक्सस इन प्रेजेंट उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान का एक इलाका है कहवा, जिसको वहां पर ये पैदा हुआ। ठीक है, इनकी कंट्रीब्यूशन फिजिक्स के अंदर भी है
और मैथमेटिक्स के अंदर भी। और क्योंकि एज यू नो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स का काफ़ी लिंक है एक दूसरे के साथ, और बहुत सारी चीज़ें जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वो आपको मैथ्स में नजर आएंगी, और बहुत सारी चीज़ें जब आप मैथ्स में पढ़ेंगे तो वो आपको अल्टीमेटली जो है वो फिजिक्स में नजर आएंगी। ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से हाईली इंटरकनेक्टेड है। So Al-Khwarizmi was one of the greatest mathematician ever lived. He was the founder of several branches in basic concept of mathematics. He also he is also famous an astronomer and geographer. देखिए अल ख्वारिज्मी की सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स के अंदर है। उन्होंने मैथमेटिक्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस को डिस्कवर किया, बनाया, बताया, और मैथमेटिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कि पहले क्लियर नहीं हो रहे थे, उन कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। सबसे पहले ही डेवलप, और वही कॉन्सेप्ट जो उन्होंने मैथमेटिक्स के क्लियर किए, वही कॉन्सेप्ट आज फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, मुख्तलिफ थ्योरीज वगैरह को सॉल्व करने के लिए। तो ही डेवलप इन डिटेल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स कंटेनिंग द साइन फंक्शन which will the later extrapolated to tangent function। देखिए मैथमेटिक्स के अंदर ही एक सब्जेक्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, वो आप लोगों का क्लास मैट्रिक के अंदर एक चैप्टर मौजूद है ट्रिग्नोमेट्री का, और बाकी मजीद डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री जो है आप स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसका डायरेक्टली लिंक फिजिक्स के साथ भी है, और इसके अलावा कंप्यूटर स्टडीज के साथ भी है, और मुख्तलिफ फंक्शंस में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर उसका यूज होता है। तो उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे में बताया, उनके फंक्शंस के बारे में बताया, ठीक है। He developed calculus of two errors which led him to the concept of differentiation। इसी तरह मैथ की एक और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, और वो ब्रांच है कैलकुलस। आप इस ब्रांच को जो है वो सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स प्री इंजीनियरिंग लेंगे तो वो इस ब्रांच को जो है वो स्टडी करेंगे सेकंड ईयर के अंदर। तो कैलकुलस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम मुख्तलिफ फंक्शंस को पढ़ते हैं, मुख्तलिफ ग्राफ्स को स्टडी करते हैं, और बाद में हम उसको अपने प्रैक्टिकल यूज में लेते हैं। इवन सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वगैरह के अंदर भी उनका इस्तेमाल होता है, और भी मुख्तलिफ कैलकुलेशन में, स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलस का यूज होता है। तो उन्होंने कैलकुलस के कॉन्सेप्ट बताए, और डिफरेंशिएशन कैलकुलस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस किया। He also refined the geometric representation of conic section। अच्छा, इसी तरह कॉनिक ये बेसिकली स्टडी ऑफ सर्कल कहलाता है, कि सर्कल को स्टडी करने का नाम। उसी सर्कल के फिर पार्ट्स बनते हैं जिसको हम पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स कहते हैं। ये भी मैथमेटिक्स है, एडवांस लेवल मैथमेटिक्स, जो कि आप लोग सेकंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे अपने कॉलेज लाइफ में। तो उन्होंने उस सेक्शन को स्टडी किया, और ही इज स्लोली नोन एज फादर ऑफ अलजबरा। अलजबर वल मुकाबला वाज हिज फेमस बुक्स ऑन अलजबरा। देखें, अल ख्वारिज़मी की जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से उनको पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो है अलजबरा का इन्वेंशन मैथ्स के अंदर। देखें बेटा, अलजबरा मैथ की एक ऐसी ब्रांच है कि अगर अलजबरा डिस्कवर नहीं होती तो आज तक हम मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से आगे बढ़ ही नहीं पाते। आज तक जो है वो हम सिर्फ 2+2 4 ही कर रहे होते, क्योंकि मैथ्स के अंदर जो कंट्रीब्यूशन आई है और मैथ्स जो बिल्कुल चेंज हो गई वो अलजबरा के बाद। तो अलजबरा मैथ की समझने सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है, और किसी भी स्टूडेंट के लिए भी अगर उसका अलजबरा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो पूरी मैथ इजीली पढ़ लेता है, चाहे वो कॉनिक हो, चाहे वो कैलकुलस हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो। और अगर किसी स्टूडेंट का अलजबरा वीक हो तो वो मैथ की बाकी चीज़ें, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, कॉनिक, कैलकुलस, उसको भी सही तरीके से स्टडी नहीं कर पाता, सही तरीके से उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो अलजबरा मैथ की बैकबोन है, और उसको इन्वेंट किया ख्वारिज़मी ने। और इसी अलजबरा की वजह से हम लोग मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। कंप्यूटर के अंदर हमने जो इतनी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट की है, नए नए किस्म के सॉफ्टवेयर आए हैं, वो सारे जो हैं वो अलजबरा की इन्वेंशन के बाद ही हमारे लिए इजी हुआ है कि मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर चलना और सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना। तो ये आपके मुस्लिम साइंटिस्ट की चंद कॉन्ट्रीब्यूशंस थी।
जो आपने यहाँ पर पढ़ी है एग्जाम में जो है वो इनमें से एक या दो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन लिखने को आती है, लेकिन आपको इन तीनों को याद रखना है। इसके अलावा आपके कोर्स में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर अब्दुल सलाम की भी कंट्रीब्यूशन मौजूद है, बट वो सिर्फ एमसीक्यूज के लिए आती है। वो किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर नहीं आती। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये तीन कंट्रीब्यूशन ही आती है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि आज ही के लेक्चर का हिस्सा है, और वो है रोल ऑफ फिजिक्स इन आवर सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी के अंदर फिजिक्स का क्या रोल है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। फिजिक्स इज द मोस्ट बेसिक एंड द फंडामेंटल ऑफ साइंस. It is a key role in the development of science. It is the most fundamental knowledge obtained through experiments and keen observation. It explains the most useful phenomena in nature and various activities of non-living things. Hence, we can say that the physics is the science of nature. The importance of physics in our daily life can be described as follows. देखें बेटा, फिजिक्स की हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मुख्तलिफ फिनोमिनास को हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के दरमियान में फ़र्क करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को, हमारे हमारे आसपास की सोसाइटी को, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना हमारे लिए इजी होता है, मशीन्स को हम स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स की हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो अब जैसे हम बात करें स्टडी ऑफ नेचर की, चंद कंट्रीब्यूशन अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, सॉरी चंद रोल अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, तो स्टडी ऑफ नेचर, ये फिजिक्स की वजह से हम अपने नेचर को स्टडी कर पाते हैं। ये डे एंड नाइट किस तरीके से चेंज हो रहा है, मौसम किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो ये सारा हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स की वजह से हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आई है। वो तो आप सभी लोग जानते हैं कि हर एरा में हर एक साल बाद, 2 साल बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नए मोबाइल्स आ जाते हैं, ठीक है, जो पहले से ज़्यादा एडवांस होते हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है। अब ये जितने भी डिवाइसेस हैं, इन सब में कहीं ना कहीं फिजिक्स की एप्लीकेशन यूज होती है, इनको बनाने में, इनके सर्किट्स बनाने में, ठीक है, इनके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में, इसके अलावा इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने में, इनकी स्पीड इंक्रीज करने में। तो ये सारा फिजिक्स की अंदर मौजूद है, ठीक है। फिजिक्स की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग इस काबिल हुए कि सारी चीज़ें हम बना सकें और उनको एडवांस कर सकें। अच्छा, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, the electric power that we use in our homes and industries is produced on the principle of induced EMF due to changing flux of a magnetic field. Electricity is a great gift of physics to mankind. अब देखें हम फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी तो फिजिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फिजिक्स में तो आप पढ़ते ही सारे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को है, चार्जेस को है, किसी भी डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हो रही है, किस तरीके से कंज्यूम हो रही है, इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे मूव कर रहे हैं, ये सारा आप फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच, और इसके अलावा फिजिक्स ही की वजह से हम इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी कर पाए, और इस इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करने के बाद हम उस करंट को अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर कर अपनी डिवाइसेस में उनको यूज़ कर सकते हैं। लेज़र, लेज़र फिजिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसका यूज़ मेडिकल में भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी होता है। मेटलर्जी, मेटलर्जी कहते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, मेटल को ज़मीन से निकालना, उसको प्योरीफाई करना, उसको साफ करना। तो एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होता है, डिफेंस में इस्तेमाल होता है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब है कि लेज़र की मदद से हम हैवी टेलीस्कोप बनाते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से हम दूर के स्टार्स को, प्लैनेट्स को देख सकते हैं, सूरज को चांद को देख सकते हैं, सॉरी सूरज को नहीं, चांद को देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे दूर के प्लैनेट्स हैं, मार्स हैं, सैटर्न है, यूरेनस है, उनकी इमेजेस ले सकते हैं। ये सारा लेजर्स पर काम होता है। तो ये फिजिक्स की एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये फिजिक्स के बाद ही जो है हम लेजर्स को स्टडी कर पाते हैं, और लेजर्स के बाद हम उस लेजर्स को अपनी पर्टिकुलर यूज के हिसाब से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, production of nuclear energy is based on the principle of interconversion of mass into energy according to Einstein equation is equal to mc square. Nowadays, the huge requirement for energy and the focus of electricity in different countries of the world.
अब देखें फिजिक्स के बाद, क्योंकि हम लोग फिजिक्स के अंदर, मैंने कल ब्रांचेस में आपको पढ़ाया था कि फिजिक्स की एक ब्रांच थी न्यूक्लियर फिजिक्स। अब उसी से निकला है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी यानी हम फिजिक्स की वजह से एटम की न्यूक्लियस को स्टडी कर पाते हैं, फिर उससे हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर पाते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी का हमारे मुख्तलिफ पर्पस होते हैं। हमारा डिफेंस का पर्पस भी होता है, हम उससे वेपन्स बनाते हैं जो हमारे डिफेंस में, हमारे तहफ़्फ़ुज़ में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि आजकल आपकी बेसिक नीड्स में से, जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। तो न्यूक्लियर एनर्जी फिजिक्स की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से हम, फिजिक्स की वजह से हम न्यूक्लियर एनर्जी को स्टडी करते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी ये भी फिजिक्स का हिस्सा है, और फिजिक्स में बाकायदा इस सब्जेक्ट को पढ़ाया भी जाता है एडवांस लेवल पे, जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं ग्रेजुएशन और मास्टर्स के अंदर। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम मुख्तलिफ किस्म की ज़मीन से बाहर के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है। मॉडर्न स्पेस को जो है वो पढ़ते हैं, प्लैनेट्स और स्टार्स को पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमें आउटर वर्ल्ड के बारे में नॉलेज मिलती है। अच्छा, इसके अलावा इंजन एंड एरोडायनामिक व्हीकल। देखिए बेटा, कोई भी व्हीकल हो, कोई भी कार हो, गाड़ी हो, जहाज हो, शिप हो, ये सब फिजिक्स के लॉस पर ही काम करते हैं। क्योंकि फिजिक्स ही की वजह से हम इन व्हीकल को स्टडी करते हैं। हम फिजिक्स की वजह से इस काबिल हुए हैं कि हम इनके इंजन को बना सकें। हर व्हीकल का इंजन दूसरे से डिफरेंट होता है। एक व्हीकल स्पीड में दूसरे से ज़्यादा होती है, दूसरी कम होती है। फॉर एग्जांपल कार है, वो बाइक से ज़्यादा तेज चलती है। इसके अलावा जो है आपके जहाज है, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, वो आसमान पे भी उड़ सकता है। ठीक है। पानी का जहाज है, शिप है, वो समंदर में, पानी में तैर सकती है। अब ये सारे, क्योंकि हर एक का इंजन अलग है, हर एक का स्ट्रक्चर अलग है, हर एक को बनाने का फिनोमिना अलग है। तो ये सारा फिजिक्स की वजह से, क्योंकि इन सब में डायरेक्ट फिजिक्स के लॉज अप्लाई होते हैं। फिजिक्स के अंदर जो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स, उसके लॉज अप्लाई होते हैं। और इसी वजह से फिर हमने मुख्तलिफ किस्म के इन्वेंशन करना और अपनी ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाना फिजिक्स की वजह से हमारे लिए पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कंप्यूटर। अब देखें बेटा, 19 सेंचुरी के अंदर जो सबसे मेजर इन्वेंशन थी, वो थी इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ये जो आप वर्ड सुन रहे हैं ना, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक छोटी सी डिवाइस होती है जो कि हमारी हर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में लगती है। हमारे रेडियो में, हमारे टीवी में, हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में, मोबाइल में, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ट्रांजिस्टर का यूज होता है। तो ट्रांजिस्टर 19 सेंचुरी की सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन, सबसे मेजर इन्वेंशन है, और ये इन्वेंशन पॉसिबल हुई फिजिक्स की वजह से। ट्रांजिस्टर के इजाद के बाद ही हम लोग इस काबिल हुए कि हम कंप्यूटर बना सकें और मोबाइल बना सकें। और ये तो आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर और मोबाइल बनने के बाद हमारी दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई। नई नई किस्म की इन्वेंशन हुई, बेशुमार टेक्नोलॉजीज आई। ठीक है। और दुनिया जो है वो पूरी एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो गई। हमारे लिए कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गई, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कांटेक्ट रखना बहुत इजी हो गया। तो ये सारा किसकी वजह से हो रहा है? ट्रांजिस्टर्स की वजह से। और ट्रांजिस्टर की जो इन्वेंशन है वो डायरेक्टली लिंक करती है फिजिक्स पर, क्योंकि ट्रांजिस्टर फिजिक्स के सारे लॉस के हिसाब से चलता है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का इन जो है डिवाइस में इन होना, बाहर जाना, सिग्नल्स को फेंकना, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह, मैसेजेस कैरी करके लेकर जाना, तो ये सारा फिजिक्स की वजह से। तो उसी ट्रांजिस्टर के बाद हमने वीसीआर, वीसीडी, टेप रिकॉर्डर्स, मोबाइल, कंप्यूटर, और इवन आपके हाउस होल्ड अप्लायंस की चीज़ें, जैसे किचन अप्लायंस की चीज़ें, जूसर, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक फैन वगैरह, ये सब जो है वो इन्वेंशन करने, इन सब चीज़ों को हम इजाद करने के काबिल हैं। तो ये वो आपके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थी मुस्लिम साइंटिस्ट की, और रोल ऑफ फिजिक्स का हमारा। यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 का एंड होता है। तो बेटा मेक श्योर कि आप इस टाइम को ज़ाया ना करें, और ये जो जो भी लेक्चर मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, इन लेक्चर्स को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। जो भी आप लोगों के पास स्कूल की कॉपीज़ हैं, उसमें सारे लेक्चर्स नोट डाउन करें, क्वेश्चंस बनाकर या विदाउट क्वेश्चन, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। और जो 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 लेक्चर अभी अभी तक हमने 2 लेक्चर किए हैं, उनको कॉपी में नोट डाउन करें, ताकि जब हम स्कूल खुलते हैं, ये लॉकडाउन खत्म होता है, तो हमारे लिए काम का बर्डन ना हो एक साथ। ओके क्लास।
तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।